सब लोग देखे थे कि नहीं? लास्ट क्लास में कोई आए नहीं थे, कुछ कुछ लोग आए नहीं थे, तो वो वीडियोस वगैरह देख लिए थे जो रिकॉर्डेड सेशन था। ठीक है। आज फिर हम लोग थोड़ा सा एक बार पहले रिकैप कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें अभी तक पढ़े हैं, एंड देन जो भी नया चीज़ है उसके ऊपर हम लोग शिफ्ट करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे? सबसे पहले हम लोगों ने देखा था वेरिएबल्स क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल्स इज जस्ट लाइक ए कंटेनर जहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज को असाइन कर सकते हो, है ना? असाइन असाइन करने का रहता है। इसमें दो तरीके के कीवर्ड यूज करते हैं हम लोग, लेट एंड कॉन्स्ट। एक वार कीवर्ड और यूज होता है। वार का यूज होता है रीडिक्लेयर, ये वार के हेल्प से आप रीडिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन इसका यूज अपन नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्ट लेट के हेल्प से आप रीअसाइन कर सकते हो। ठीक है, कॉन्स्ट के हेल्प से आप रीअसाइन नहीं कर सकते हो, यानी एक बार जो वैल्यू आपने डाल दिया वो वैल्यू उसी में हमेशा रहेगा। अगर आपको चेंज करना है तो आप उसको लेट वैल्यू लेट कीवर्ड से आप उसको डिक्लेयर कीजिए। डिक्लेयर करने का तरीका क्या था? पहले हम लोग कोई कीवर्ड यूज करेंगे, लेट या कॉन्स्ट, डिपेंडिंग की उसकी वैल्यू को रीअसाइन करना है या नहीं रीअसाइन करना है। अगर रीअसाइन करना है तो लेट कीवर्ड का यूज करके वैल्यू वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। फिर वेरिएबल का नाम, क्या नाम से वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाह रहे हो, तो वो नाम और जो भी वैल्यू आपको इसमें डिक्लेयर करनी है। जैसे ए में 34 मैंने डाल दिया है ना, 34 को मैंने ए में असाइन कर दिया, तो ये था वेरिएबल। वही अगर लेट नाम से है तो बाद में जो लेट कीवर्ड की यूज से किए तो बाद में मैं इसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर हम कॉन्स्ट नाम से कॉन्स्ट कीवर्ड से अगर डिक्लेयर करेंगे किसी वेरिएबल को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बी बी नाम से अगर कोई वेरिएबल बनाना चाह रहा हूँ और इसमें मैं अगर 40 डाल दिया, 40 इसमें अगर मैंने असाइन कर दिया, तो बाद में मैं इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये था लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज। रीडिक्लेयर मतलब हम लोग नहीं यूज करते हैं जनरली। ठीक है, दूसरा चीज, एक चीज समझ लीजिए कि जब मैं री असाइन या री डिक्लेयर की बात करता हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैं री डिक्लेयर कर रहा हूँ या री असाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक बार अगर किसी एक पेज में मैंने बहुत पहले लेट ए नाम से अगर वेरिएबल बना दिया और अगर उसमें मैंने कुछ वैल्यू डाल दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बाद में उसमें कहीं भी ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होगा। होगा, उसके पीछे का लॉजिक रहता है जिसको बोलते हैं ब्लॉक। तो जैसे याद है अभी मैंने जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंक्शन के बारे में पढ़ा था, तो जब मैं यहाँ पे ऐड नंबर लिख रहा था, ठीक है, ऐड नंबर फॉर एग्जांपल फंक्शन का जो भी नाम मैंने दिया था, अभी हम लोग इसको वापस रिवीजन करेंगे। तो ये कर्ली ब्रेसेस डाला था जिसके अंदर हम लोगों ने वो कोड को लिखा था। तो जब तक आपका कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही, किसी एक ब्लॉक के अंदर ही आपका कोड है, तब तक आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब मैं इसके बाहर आके जब वापस से चाहूँ तो इसके अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ था वापस से मैं यहाँ पे रीडिक्लेयर कर सकता हूँ। कहने का मतलब एक ब्लॉक के अंदर एक ही कीवर्ड को, एक ही वेरिएबल के नाम को आप बार बार रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस ब्लॉक के बाहर निकल के वापस से अगर आप डिक्लेयर करना चाहो तो आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे इसके, ठीक है, अभी आगे जब आएंगे तो ये एक चीज रहेगा जो आज हम लोग इस चीज के बारे में भी पढ़ेंगे कि रीडिक्लेयर तब हम लोग कर सकते हैं लेट के हेल्प से, या मतलब लेट या कॉन्स्ट के हेल्प से, जो भी हम लोग अभी तक देखते हैं। वार का यूज हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या था? ये था वेरिएबल्स। सॉरी सर, किसी कोई आया था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था। वेरिएबल्स के बाद हम लोगों ने देखा था डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स के बारे में देखा था। डेटा टाइप्स, किस तरीके के डेटा हम लोग वेरिएबल को असाइन करते हैं। जैसे पहला था नंबर। ठीक है, नंबर हम लोग, जैसे ए में मैंने 35 डाल दिया तो ये नंबर अपन असाइन कर रहे हैं इस वेरिएबल को, है ना। जिस भी वेरिएबल जो भी डेटा हम लोग वेरिएबल को असाइन करते हैं उसका टाइप्स को हम लोग देख रहे हैं, किस किस तरीके के टाइप्स होते हैं। तो एक नंबर डेटा टाइप हो गया। दूसरा हो गया आपका स्ट्रिंग। सिंगल कोट एंड डबल कोट के अंदर कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा। तीसरा हो गया बुलियन।
ये हो सकता, ये या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, ट्रू को हम लोग 1 भी मान सकते हैं और फॉल्स को 0 भी मान सकते हैं। ठीक है, या तो अभी सिर्फ यही याद रखना, ट्रू एंड फॉल्स। चौथा था अनडिफाइंड, वेरिएबल अपन ने डिक्लेयर कर दिया, वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया लेकिन इसमें कुछ वैल्यू मैंने नहीं दिया, अभी कुछ भी वैल्यू नहीं है, ये बाद में अपन देखेंगे कि अगर हो सकता है इसमें वैल्यू डालना है या नहीं डालना है। इसके भी एग्जांपल हो सकता है कि आज हम लोग जब फंक्शंस पढ़ेंगे तो इसके भी एग्जांपल्स देख लें कि कहाँ इसका एक्चुअल यूज आता है। ठीक है, और पांचवा था नल। तो ये 5 तरीके के डेटा टाइप्स थे जो हम लोगों ने देखे थे। डेटा टाइप्स के बाद हम लोग आए थे ऑपरेटर्स पे। सॉरी, ठीक है, ऑपरेटर्स 3 तरीके के थे। पहला था अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या थे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, और ये जो आपको रिमाइंडर निकाल के देता था डिवीजन करने के बाद, जैसे 9 में अगर मैं 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे क्या बचा? रिमाइंडर 1, तो ये साइन ये मुझे 1 ला के देगा। जैसे ये ऐड करता है, ये सब्ट्रैक्ट करता है, ये डिवीजन, ये मल्टीप्लिकेशन, इसी तरीके से ये रिमाइंडर निकाल के देता है मुझे। ठीक है, किसी भी 2 नंबर का जो भी डिवीजन करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो आपको देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये लिखना होता 9 में अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो कितना रिजल्ट आएगा, तो ये आएगा 1 आएगा, क्योंकि ये रिमाइंडर निकाल के देता है। ठीक है, और ये परसेंट, ये जो साइन है ये परसेंट का साइन है जो मैंने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, तो ये था अर्थमेटिक ऑपरेटर। दूसरा था कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या क्या थे? जहां दो वैल्यू को आप कंपेयर करना चाह रहे हो कि जैसे कोई ए बी से बड़ा है या नहीं है, ए बी से छोटा है या नहीं है, ए बी से बड़ा और उसके बराबर है या नहीं है। है ना? तो जहां भी आप दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं वहां पे आप कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। उसको कौन कौन से थे? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, है ना, और क्या था? इक्वल टू, और था नॉट इक्वल टू, है ना। तो ये कुछ तरीके के कंपैरिजन ऑपरेटर है जो ऑब्वियसली हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स में देखेंगे, बहुत सारे जब कोडिंग के क्वेश्चंस करेंगे तो इन सभी का बहुत यूज होता है। ठीक है, तीसरा था लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर कितने तरीके के थे? 3 तरीके के। कौन कौन से? एंड, और नॉट। एंड का सिंबल कैसा था? ये ऐसा था, सॉरी ये थोड़ा सा ना, हाँ, ठीक है, इस तरीके का दो दो सिंबल। और का था दो पैरेलल पाइप्स, पैरेलल लाइंस। और नॉट का अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे, ये नॉट है और ये इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, है ना, तो ये नॉट का साइन ये था। जैसे ये एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का है, डिवीजन का है, वैसे ही एंड अगर कहीं आपको यूज करना हो तो आपको ये सिंबल दिखा देना पड़ेगा उसको, है ना। अब ऐसा तो नहीं कि आप मैथ्स में 2 एडिशन 3 लिखते हो, नहीं ना, 2+3 लिखते हो ना, तो यहाँ पे एंड नहीं लिखना है, अपने को सिंबल देना है कि भाई हमको ये एंड ऑपरेशन चाहिए। एंड ऑपरेशन का क्या था? अगर सारे कंडीशन सही रहेंगे तो ही ये आउटपुट में ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स देगा। ठीक है, और का था कोई भी एक कंडीशन अगर सही है तो ये ट्रू देगा। नॉट का था ये ऑपोजिट कर देगा, ट्रू दोगे तो फॉल्स देगा, फॉल्स दोगे तो ट्रू देगा। ठीक है, अगर ये चीज किसको समझ में नहीं आया तो अभी बता दो, तो एक बार किसी और एग्जांपल से मैं बता दूंगा। एंड और नॉट, लॉजिकल ऑपरेटर सभी को समझ में आ गया था ना? हाँ, एक बार और ये बता दीजिएगा भैया। इसका एग्जांपल दे दूं? हाँ हाँ। ठीक, चलो तो पहले एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर का एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्या था? तो ऐसे समझते हैं कि जैसे उस दिन भी हम लोग ये एग्जांपल शायद अपन किए थे कि फॉर एग्जाम्पल आप ए पोजीशन पे हो और आपको जाना है बी पोजीशन पे। ठीक है, यहाँ बी पोजीशन पे जाना है, यहाँ तक, इस जगह से यहाँ तक आपको जाना है। यहाँ बीच में 2 पुल आ रहे हैं। ठीक है, 2 पुल आ रहे हैं और यही एक रास्ता है जो आपको जाना है, इस रास्ते से आपको जाना है। यहाँ पे 2 पुल आ रहे हैं, तो आपका यहाँ से यहाँ जाने के लिए कंडीशन क्या मैच होती है, कंडीशन क्या लगती है कि अगर ये दोनों पुल सही रहेंगे तो ही मैं इस तरफ जा पाऊंगा, अदरवाइज नहीं जा पाऊंगा। अगर ये पुल अगर मेरा मान लो बना भी होता, ठीक है,
तो भी मैं यहाँ तक आ पाता, यहाँ तक नहीं जा पाता, क्योंकि ये पुल बीच का टूटा हुआ है। तो अगर एक कंडीशन फुलफिल हो रही है लेकिन दूसरी नहीं हो रही है, तो क्या आप जा पा रहे हो? क्या आप यहाँ तक पहुंच पा रहे हो? यहाँ ये अगर ट्रू है तो यहाँ तक आ पा रहे हो? नहीं आ पा रहे हो। अब मान लो कि ये दोनों पुल अगर बना हुआ है, अच्छे से है, तो पहला कंडीशन था कि ये पुल सही हो, तो ये सही हुआ। दूसरा कंडीशन कि दूसरा वाला भी पुल सही था, अच्छा हुआ, तभी आप जा पा रहे हो। तो यानी जितने, अगर मान लो यहाँ पे और भी अगर मान लो कि ब्रिजेस होते, तो जितने ब्रिजेस है उन सभी का सही होना बहुत जरूरी होगा। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहे हो, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हो, तो अगर जहां पे आपको ऐसा लगे कि सारे कंडीशंस को मीट करना जरूरी है तभी मुझे ट्रू मिलेगा, तो वहां पे वो है आपका एंड ऑपरेटर। ठीक है, ये समझ में आया ना कि दो पुल थे यहाँ पे, दोनों पुल अगर सही रहेंगे तभी मैं जा पाऊंगा। तो दोनों पुल सही रहेंगे यानी दोनों पुल का कंडीशन अगर सही रहेगा, कंडीशन सारे फुलफिल हो रहे हैं यानी कंडीशन सारे ट्रू हो रहे हैं, क्या पुल बना है या नहीं बना है, अगर बना है यानी ट्रू है, तभी आप यहाँ पे जा रहे हो। तो अगर सारे ट्रू है, सारे कंडीशन की वैल्यू ट्रू आ रही है, सारे कंडीशन भले उसमें कितने भी कंडीशन हो, 10 हो 50 हो, सारे कंडीशंस की अगर वैल्यू ट्रू आ रही है तो एंड ऑपरेटर आपको ट्रू देगा। लेकिन अगर एक भी कहीं से भी अगर एक ब्रिज टूटा हुआ था रहता, यानी अगर मान लेते पहला ब्रिज सही था, दूसरा ब्रिज टूटा हुआ था, तीसरा ब्रिज भी सही है, चौथा ब्रिज भी सही है, तो भी आप इस ये जो टूटा हुआ ब्रिज है उसके कारण आप आगे नहीं जा सकते, तो ये फॉल्स ही देगा आपको, भले आगे के ब्रिज सारे सही क्यों ना हो, लेकिन एक ब्रिज बीच का टूटा हुआ था। तो यही है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में ट्रू लाने के लिए, एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए सारे ब्रिज का सही होना जरूरी है, तभी आपको ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स ही देगा। चाहे एक भी ब्रिज बीच का टूटा हुआ हो तो भी, बाकी सारे ब्रिज उसमें 100 ब्रिज क्यों ना हो, अगर एक ब्रिज टूटा हुआ है, 99 ब्रिज भी सही है, तो भी आप नहीं जा पाओगे, तो वो फॉल्स हो गया। बस सिंपल है। एंड का मतलब सारे कंडीशंस सही होंगे, तभी मैं समझूंगा कि एंड के बाद, एंड को एक मशीन समझ लो, इसके अंदर सारे कंडीशन जाएंगे, अगर सारे कंडीशन सही है तो ये आउटपुट में मुझे क्या देगा, ये ट्रू देगा हमेशा। अगर सारे कंडीशन सही है तो ये आउटपुट में हमेशा ट्रू देगा, अगर एक भी कंडीशन गलत है तो आउटपुट में मुझे फॉल्स देगा, यानी मुझे यहाँ से फॉल्स या ट्रू आउटपुट में मिलेगा। सिर्फ यही दो आउटपुट में मिल सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं और ऑपरेटर की बात करूं, तो और मतलब हो गया या, जैसे अपन हिंदी में भी बोलते हैं ना, या तो ये कर लो या तो ये कर लो, आपके पास ऑप्शन है ना, ऑप्शन है तो चांसेस है कि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा सकते हो। ऑप्शन क्या है, रास्ते का है यहाँ पे, कि या तो आप ये रास्ता ले लो या तो आप ये रास्ता ले लो। अगर ये रास्ता टूटा भी हुआ है तो, और अगर ये रास्ता सही है, फिर भी आप ए से बी में चले गए क्योंकि और था, या यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ना, जैसे अपन हिंदी में भी बात करते हैं इसी तरीके से, या या तो ये ले आना या तो वो ले आना, है ना, तो आपने ऑप्शन दे दिया सामने वाले को। तो इसी तरीके से ए पॉइंट से निकलने के बाद आपके पास दो ऑप्शन थे, या ये रास्ते से आप जाओ बी पे, या बी रास्ते से, या इस वाले रास्ते से जाओ बी तक। लेकिन अगर मान लो एक रास्ता टूटा हुआ है तो भी आप आराम से जा सकते हो। अगर ये रास्ता टूटा हुआ होता और ये रास्ता सही होता तो आप ये रास्ते से चले जाते। अगर दोनों रास्ते टूटे हुए तो आपको, तो आप नहीं जा पाओगे। तो क्या हुआ, और में कोई भी अगर एक कंडीशन, अगर यहाँ पे मान लो 10 एक और रास्ते रास्ते होते आपको, तो आपको 10 रास्ते से क्या मतलब है, आपको बस सिर्फ एक रास्ता से मतलब है जो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचा दे, बी तक। तो उसमें तो बस आपका कोई भी एक अगर रास्ता सही है, बाकी सारे रास्ते भले टूटे हुए हैं, चाहे कुछ भी हो, नहीं आप जा पा रहे हो, तो भी आपका एक रास्ता सही है तो आप जा सकते हो। तो इसीलिए और में अगर कोई एक, और में अगर कोई एक भी कंडीशन अगर फुलफिल हो गया, है ना, तो और क्या देगा आपको, आउटपुट में ट्रू देगा। जैसा मैंने बोला, या तो ट्रू मिलेगा आउटपुट या तो फॉल्स मिलेगा आउटपुट। तो एंड का ट्रू मिलने का कंडीशन क्या था, एंड कब ट्रू देगा, जब सारे कंडीशन सही होंगे तभी ट्रू देगा। ये याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं, सिंपल है। एंड कब ट्रू देगा, तो सारे कंडीशन अगर सही है, तो अगर बीच में कोई भी एक कंडीशन गलत है तो ये फॉल्स दे देगा। तो ट्रू या फॉल्स में से कुछ देगा, और भी इसी तरीके से या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। लेकिन और ट्रू कब देगा,
जब कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो और ट्रू दे देगा। अगर सारे कंडीशन अगर फेल हो रहे हैं, यानी सारे रास्ते टूटे हुए हैं, तब तो आप जा ही नहीं सकते, तब तो ये फॉल्स देगा ही, है ना। लेकिन अगर एक भी कंडीशन अगर मैच हो गया, एक भी तुक्का लग गया, तो सही है, फिर और तो आपको ट्रू देगा ही। ठीक है, तो एंड और में समझ में आ गया। आगे समझ में पृथ्वी? हाँ भैया, समझ में आ गया। यार को एग्जांपल दूं? चल पहले नॉट, नॉट का देख लेते हैं। नॉट क्या करेगा? नॉट एज ऑलवेज ये हमेशा जो भी आप इनपुट दोगे उसको अपोजिट बना के दे देगा। अपोजिट यानी उल्टा, रिवर्स करके दे देगा। जैसे आप अगर इसको ट्रू दे रहे हो, तो जैसे मैंने बोला था ये मशीन है, जिस जो एंड का एग्जांपल दिया था, अगर ट्रू दोगे तो ये आउटपुट में क्या दे देगा? फॉल्स दे देगा। अगर आप इसमें फॉल्स दोगे तो ये आउटपुट में क्या दे देगा? ट्रू दे देगा। ठीक है, बस इसका इतना ही काम है। सबसे इजी ऑपरेटर यही लगा होगा, है ना। अच्छा है, तो ये था ऑपरेटर्स जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही देखा था। ऑपरेटर्स के बाद हम लोग गए थे, किस पे गए थे? फंक्शंस पे गए थे मेरे ख्याल से, है ना। हाँ शायद हाँ, फंक्शन। फंक्शंस पे गए थे। फंक्शंस क्या होता है? फंक्शंस के बारे में एक डिफिनेशन हमने देखा था कि रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। ऐसा रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड जो क्या करता है? स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। स्पेसिफिक टास्क, कोई भी टास्क हो सकता है। जैसे एडिशन का हमने उस दिन देखा था कि एक फंक्शन बनाया था जो दो नंबर को जोड़ता था, है ना। उसमें कोई भी आप नंबर दे दो वो आउटपुट आपको दे देगा। तो वो एक स्पेसिफिक टास्क हो गया। और वो जो एग्जाम्पल के तौर पे, चलो एग्जाम्पल देख के ही देख लेते हैं। मैंने क्या बोला? अगर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ तो फंक्शन कीवर्ड से स्टार्ट करूंगा, है ना। या इसको इसी में बताऊं कि उसे बता, चलो ठीक है उसी में बता देता हूँ यार। ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर में, इसमें नहीं करते हैं यार, इसमें लास्ट टाइम बहुत दिक्कत आ रहा था। चलो इसमें करते हैं। देखो, उस दिन हम लोगों ने देखा था कि दो नंबर को कैसे जोड़ते हैं। चलो एक बार इससे भी थोड़ा छोटा वाला एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मुझे मेरा नाम मुझे एक नाम प्रिंट करके दो, ठीक है। तो नाम प्रिंट करने के लिए क्या यूज करते हैं? कंसोल, है ना। कंसोल डॉट लॉग यूज करते हैं। अब इसके अंदर जो भी प्रिंट करना है वो लिख दो। तो अगर मुझे अमित लिखना है, तो अमित तो मैं सिंगल कोट में लिखूंगा, है ना, क्योंकि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। आप ये नंबर नहीं बोल सकते ना, ये नंबर नहीं है, ना ट्रू, ना बुलियन है, ना अनडिफाइंड है, ना नल है। और ये देखो आप, सिंगल कोट के अंदर लिखा है मैंने, है ना, सिंगल कोट के अंदर लिखा है, तो ये स्ट्रिंग है। अब मैं अगर इसको रन करूंगा तो क्या प्रिंट होगा? यहाँ पे अमित प्रिंट होगा, ठीक है ना, अमित प्रिंट हुआ। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। ठीक। हम्म, तो यहाँ पे मैंने लिखा, मैंने बोला कि आप मेरा नाम को जो है सो प्रिंट करके बताओ। तो प्रिंट करने के लिए कंसोल डॉट लॉग यूज होता है, और जो भी प्रिंट करना होता है वो उसके अंदर लिख देते हैं, है ना। तो ये प्रिंट करके दे दिया। अब मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि आप फिर से मेरा नाम प्रिंट करो। मैंने फिर से इसको जो है सो प्रिंट करके ऐसे करके लिख दिया। फिर से मैं बोलूंगा तो आप फिर से यही चीज लिखोगे, है ना। बार बार एक ही चीज आप कर रहे हो कि जब भी मैं आ रहा हूँ आपको बोल रहा हूँ कि मैं नाम प्रिंट करके बताओ, अरे, मैं नाम प्रिंट करके बताओ, आप बार बार आ रहे हो और कंसोल डॉट लॉग अमित करते जा रहे हो, है ना। तो ये मैंने कितनी बार लिख दिया? 3 और 4, 7 बार। तो अभी मैं रन करूंगा तो यहाँ पे 7 बार अमित आएगा, है ना। लेकिन जितनी बार आऊंगा उतनी बार आपको कोड लिखना पड़ रहा है ना, उतनी बार आपको अलग से मतलब ये लिखना पड़ रहा है। चलो ठीक है, ये तो सिर्फ एक ही चीज आप प्रिंट करवा रहे हो। अगर मैं बोलता कि आप यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट कराओ कि ऊपर में ए आए, फिर नीचे में एम आए, नीचे में एम आए, है ना, फिर उसके बाद जो है सो आई आए, और फिर उसके बाद आए टी, है ना। मान लो कि मैं इतना बोलता कि आप सिर्फ इतना प्रिंट करके बताओ मुझे, इस तरीके से अमित प्रिंट करके बताओ। तो ये आपने ए एम आई टी प्रिंट कर दिया। फिर से मैं आया, अगर मैं फिर से बोलूं कि आप फिर से मुझे ए एम आई टी उसी तरीके से आप प्रिंट करके बताओ, तो फिर से आपने ये 4 लाइन का कोड आपने फिर से लिखा, ठीक है। फिर से आपने रन किया,
और फिर से ये आ गया, एक अमित ये आ गया और दूसरा अमित ये आ गया। फिर से अगर कोई, फिर से मैं अगर आऊंगा तो फिर से आप ऐसे ही करोगे, है ना। तो बार बार आपका कोड जो है सो दिख रहे हो, मतलब एक सिर्फ टास्क करने के लिए आप बार बार उसमें 4 लाइन ऑफ कोड ऐड कर रहे हो, ठीक है। ये फिर से आ गया प्रिंट। तो अब फंक्शन का यूज क्या हुआ, फंक्शन का जैसे डेफिनेशन था रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। क्या ये कोड आप बार बार रीयूज नहीं कर रहे थे, अभी जब मैं बार बार आ रहा था कि आप प्रिंट करके बताओ, तो ये रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है ना, सिर्फ इतना ही कोड जो है सो आपका बार बार रीयूज हो रहा है, जब भी वो काम आ रहा है बीच में तब भी आप बार बार ये कोड फिर से लिखने लग जा रहे हो, तो वो रीयूज कर रहे हो आप, है ना। तो एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड, ये 4 लाइन का ब्लॉक ऑफ कोड हो गया जो बार बार आप यूज कर रहे हो सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जो है कि आपको अमित प्रिंट करना है। मैं इसको रन करता हूं तो ये मुझे अमित बार, जितनी बार मैं इसको रन करूंगा, जितनी जगह पे सिर्फ ये ब्लॉक ऑफ कोड, है ना, उतनी बार ये मुझे अमित प्रिंट कर करके देगा। तो यहाँ पे आपको जैसे ये चीज आपको सेंस हो कि बार बार मैं एक ही ब्लॉक ऑफ कोड को रीयूज कर रहा हूँ सेम काम करने के लिए, तो वहां पे तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा करने से अच्छा क्यों ना मैं एक फंक्शन बना लूँ इस चीज का, जिसको मैं बार बार 4 लाइन ऑफ कोड नहीं लिखना पड़ेगा, और मैं उसी फंक्शन को कॉल करूंगा और वो बार बार मुझे सेम आउटपुट, सेम काम जो बार बार मैं 4 लाइन ऑफ कोड लिख के कर रहा था वही चीज वो भी करके दे दे। तो उसको कैसे करेंगे, कैसे बनाते हैं फंक्शन का, पहले क्या करना पड़ेगा। फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आपको उसका सिंटैक्स ध्यान में होना चाहिए। सिंटैक्स क्या होगा, फंक्शन बनाने के लिए सिंटैक्स मतलब हो गया लिखने का तरीका। कैसे पता चलेगा, क्योंकि आप जैसे मैंने बोला आप कंप्यूटर से बात कर रहे हो, तो यहाँ पे आप उसको अपना वो तो नहीं बोल सकते अरे यार प्लीज समझ जाओ मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, वो समझना नहीं है, उसको एक सिंटैक्स दे दिया गया है कि आप अगर ये फंक्शन लिख के स्टार्ट करोगे तो इसको समझ में आएगा कि आप एक फंक्शन बनाने चाह रहे हो या ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टास्क यहाँ पे क्या परफॉर्म कर रहा हूँ, अमित प्रिंट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे नाम लिख दिया कि प्रिंट माई नेम, ठीक है। मैंने इस फंक्शन का नाम दे दिया, कोई अगर मान लो मेरे बदले कोई और लिखता तो वो हो सकता है सिर्फ इसका नाम देता प्रिंट नेम, या हो सकता है कोई और आता वो बोलता कि प्रिंट, है ना। तो नाम है, बस मुझे इस फंक्शन का नाम देना है ताकि मुझे याद ये समझ में आए कि ये फंक्शन कर क्या रहा है। अलग अलग लोग अलग अलग नाम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसका कोई स्पेसिफिक रूल है। रूल बस इतना ही है कि आप कोशिश करो कि ये नाम वो हो जो बताए कि अंदर में आपने कोड क्या दिया है, जो रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड था वो ये बता दे कि ये क्या कर रहा है। तो यहाँ पे प्रिंट माई नेम मेरा नाम प्रिंट कर रहा है, इसलिए मैंने इसका फंक्शन का नाम दे दिया कि ये भी इसका नाम भी प्रिंट माई नेम रख देते हैं, ताकि मुझे ध्यान में आए जब मैं 10 दिन बाद मैं ये कोड देखूं तो मुझे समझ में आए कि अच्छा ये कोड तो मेरा नाम प्रिंट कर रहा है ना। और उसके बाद क्या था, आप पहले फंक्शन लिखोगे, देन उसके बाद एक नाम डिसाइड करोगे कि आपको क्या नाम देना है, एंड देन ये 2 पैरेंथेसिस आप दोगे। इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर से डिस्कस करेंगे। तो ये आपने नाम दे दिया फंक्शन का, फंक्शन कीवर्ड डाल के ये बता दिया कि ये भाई एक फंक्शन है। अब कोड कहाँ लिखेंगे, तो ये है ब्लॉक, इसके अंदर अब आपको कोड लिखना है। अब ये जो अभी आप देख रहे हो ये सिंटेक्स कहलाएगा, ठीक है। आपने फंक्शन दिया, आपने एक नाम दिया, इसको क्लोज एंड मतलब स्मॉल पैरेंथेसिस से ओपन और क्लोज किया, एंड देन कर्ली ब्रेसेस दिया। अब जो जो भी ब्लॉक ऑफ कोड आपको रिपीट करना है उसको आप यहाँ से हटा दो और ये आप इसमें डाल दिया। ये हो गया आपका एक फंक्शन बन गया। फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन मेरा नाम प्रिंट कर रहा है, प्रिंट माई नेम। अब मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा, नहीं होगा कुछ, क्योंकि फंक्शन अभी तक मैंने कॉल नहीं किया है। फंक्शन को रन करने के लिए उसको कॉल करना पड़ेगा। तो पहले ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसको मैं हटा देता हूँ ना। फंक्शन कॉल करने के लिए कंडीशन क्या है, जो भी नाम का आपका फंक्शन था उस फंक्शन को कॉल करो, एग्जैक्ट सेम नेम होना चाहिए, प्रिंट माई नेम। फंक्शन कॉल करने के लिए जैसे ये यहाँ पे था, है ना, ये जो 2 ओपन एंड क्लोज स्मॉल ब्रैकेट्स है वो डालेंगे, ठीक है। ये एक तरीके का सिंबल भी हो गया कि अगर किसी भी वेरिएबल के आगे अगर इस तरीके के सिंबल देख लो तो वो समझ लो कि वो फंक्शन है ना। तो अब मैं इस फंक्शन को कॉल कर लिया हूँ, अब मैं रन करूंगा तो क्या होगा कि अमित प्रिंट हो जाएगा, हो गया। अब आप मेरे पास कितनी बार भी आओगे मुझे बार बार ये 4 लाइन ऑफ कोड लिखने की जरूरत नहीं है।
मैं सिर्फ इसी को बार बार इसी फंक्शन को कॉल करूंगा, जितनी बार भी कॉल करना चाहूं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बार बार 4 लाइन ऑफ कोड नहीं लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये था फंक्शन। अंदर में आप रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड डालते हो। फंक्शन का अपना एक सिंटैक्स है जिसमें आप फंक्शन कीवर्ड से बताते हो जावास्क्रिप्ट को कि अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम ये है। और इसके अंदर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में अच्छे तरीके से कि ये स्मॉल ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट क्यों है, इसका क्या यूज है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड देन आप अपना कोड लिखते हो इस ब्लॉक के अंदर। वो हो गया आपका फंक्शन। जितनी बार भी आपको चलाना हो सेम पीस ऑफ कोड, बस आप इसको बुलाइए, ये अपने आप इसको हिट कर देगा। जब भी ये कॉल, जैसे यहाँ पे जब मैंने रन किया तो ये जब कॉल हुआ, है ना, जब इस लाइन पे आया एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ये समझ गया कि ये तो एक फंक्शन है, इसको देख के ये तो एक फंक्शन है, तो ये फंक्शन में गया। अब उसको वो रन किया तो ये 4 प्रिंट हुए। फिर उसके बाद इस वाले पे आया, फिर से ये समझ में आया कि ये फंक्शन है, फिर से ये 4 प्रिंट हुए, है ना। फिर उसके बाद तीसरे पे आया, फिर से उसको ये समझ में आया कि ये फंक्शन मुझे रन करना है, इस फंक्शन के अंदर ये प्रिंट करना है, तो इसने ये प्रिंट करके दिया। तो इस तरीके से फंक्शन काम करता है, ठीक है। इतना मेरे ख्याल से अपन ने लास्ट क्लास में एक थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से समझा था। अब इसके बाद देखते हैं कि, अच्छा ठीक है, चलो एक फंक्शन मैं बना के दिखता हूँ। फंक्शन क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि दो नंबर को जोड़ने का, सम टू नंबर। तो फंक्शन बना रहा हूँ तो फंक्शन कीवर्ड से मैंने स्टार्ट किया, नाम दे रहा हूँ मैं यहाँ पे सम टू नंबर, ताकि किसी को भी समझ में आए और वो उसको कोड देखने की जरूरत ना पड़े कि अंदर में क्या लिखा हुआ है। तो जैसे ही ये नाम पड़ेगा वैसे ही समझ में आ जाएगा कि दो नंबर को जोड़ रहा है ना। तो मैंने बोला कि आप मुझे दो नंबर का ऐड करके दो, क्या, ए प्लस बी, है ना, दो नंबर को आपको ऐड करना है। अब ये ए और बी, अब दो नंबर तो ऐड करना है, लेकिन वो दो नंबर लाना किससे है, आपको ये सोचना पड़ेगा पहले कि क्या वो दो नंबर मैं चाह रहा हूँ कि जो भी ये फंक्शन को बुलाए, जब भी वो फंक्शन को कॉल करे उस समय यूजर खुद दे अपने हिसाब से, या फिर वो वैल्यू मैं अपनी तरफ से ऑलरेडी इस कोड के अंदर दे चुका हूँ, वो वैल्यू फिर बार बार चेंज नहीं होगी, है ना। क्योंकि आप जब भी फंक्शन को बुलाओगे तो आप क्या अंदर जाके आप देख रहे हो, क्या नहीं देख रहे हो, आप बस फंक्शन को कॉल कर रहे हो। अगर उसके अंदर अगर इसमें अगर कुछ चीज चेंज करना है तो वो तो सबके लिए चेंज हो जाएगी, जितनी बार आपने कॉल किया है उतनी बार वो सबके लिए वो चेंज हो जाएगी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मुझे दो नंबर का जोड़ करना है तो क्या वो दो नंबर मैं अपनी तरफ से ही सोच के बना दूं। जैसे अगर मुझे 35 और प्लस 45 का अगर एडिशन करना है तो ये दो नंबर तो मैंने अपनी तरफ से ही दे दिया, और मैं इसको जो है सो प्रिंट करता हूँ अभी के लिए, है ना। कंसोल डॉट लॉग किसको प्रिंट करना है, सम को प्रिंट करना है, यानी सम जो वेरिएबल है उसको प्रिंट करना है। अभी मैं इसको रन करूंगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि अभी आपने फंक्शन जस्ट बनाया है लेकिन इसको आपने कॉल नहीं किया। तो मैं इसको कॉल करता हूँ, इसको मैंने कॉल किया। अब मैं जब रन करूंगा तो ये क्या करेगा, 80 प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने अब यहाँ पे आपने खुद से ही अपनी मर्जी से आपने नंबर ले लिया। अब आप जितनी बार भी इस फंक्शन को कॉल करोगे उतनी बार वो बार बार सिर्फ, सॉरी, उतनी बार वो बार बार इसी नंबर को ऐड करके वो देगा, है ना, 80। लेकिन मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा मैं चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पे 35 और 45 ना हो, यहाँ पे 35 और 55 का एडिशन मुझे बता के दे। तो मैं चेंज कर पा रहा हूँ क्या, नहीं चेंज कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए आप अब क्या हो गया कि जब आपको ये समझ में आया कि जब मैं अब वैल्यू अगर मैं अपनी मर्जी से डाल दूंगा अगर फंक्शन बनाते वक्त, तो जो भी उस फंक्शन को कॉल करेगा वो अपनी मर्जी से वैल्यू नहीं डाल पाएगा। तो आप बोलते हो कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं कि मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से नंबर नहीं दूंगा, वैल्यू नहीं दूंगा, यूजर ही दे दे, यूजर ही बता दे कि वो किस वैल्यू को जोड़ना चाह रहा है ना। तो कैसे होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो आपने स्पेसिफिक वैल्यू ली है उसको हटाओ और एक वेरिएबल से रिप्लेस करो। क्योंकि जो भी वैल्यू आप यूजर से लोगे उसको कहीं पे तो आप डालोगे, किसी भी कंटेनर में तो डालोगे ना। तो कंटेनर क्या होता है, वेरिएबल ही तो होता है। तो यहाँ पे मैंने ए और बी बताया कि ए और बी वेरिएबल है। ए में अगर कोई दो नंबर को जोड़ना चाह रहे तो पहला नंबर ए में डाल दो, दूसरा नंबर बी में डाल दो। लेकिन कहाँ डालेंगे, यहाँ पे हम कहाँ डालें। तो ये जो स्मॉल ब्रैकेट जो ओपन एंड क्लोज्ड है इसके अंदर आप वैल्यू दोगे। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ए और बी चाहिए, तो इसको बताना पड़ेगा ना कि पहला वैल्यू होगा ए और दूसरा वैल्यू होगा बी। तो यहाँ पे जो वैल्यू आए
उसको ए में डाल देना और यहाँ पे जो वैल्यू आए उसको बी में डाल देना और दोनों को ऐड कर देना। ठीक है, तो ये वैल्यू आप यूजर से ले रहे हो, इसी और यूजर से जब वैल्यू लेते हैं तो उसको इसी स्मॉल ओपन एंड क्लोज्ड वैल्यू क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर देते हैं। 2 नंबर का जोड़ था, मैंने सोचा कि मुझे 2 नंबर यूजर से ही चाहिए, तो मैंने 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, है ना। 2 वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर किए ए और बी, कि आप ये 2 वैल्यू जब भी आप इस फंक्शन को पुकारो, आप इसमें ये 2 वैल्यू आप अपने हिसाब से दे दो और उसके बाद हम आपको सम प्रिंट करके यहाँ पे बता देंगे। तो मैंने बता दिया कि पहला जो वैल्यू होगा वो ए में आएगा, तो ए में जाएगा 10। अगर यहाँ पे मैंने 10 और 20 डाला तो पहला वैल्यू आया ए में, कहाँ जा रहा है, पहला वैल्यू जाएगा ए में और दूसरा वैल्यू आएगा बी में। ठीक है, चलो पहले इसको एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं यहाँ पे। अब मुझे अगर सम नंबर को कॉल करना है तो ए में मैं कितना दूंगा, 10, और दूसरी वैल्यू दूंगा बी में। ठीक है, इन सबको हटा देता हूं मैं। अब क्या होगा कि ये 10 और 20 30 यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। तो अब मैं जब चाहूं जिस भी नंबर का सॉरी जिस भी नंबर को जोड़ना चाहूं उस भी नंबर को आराम से जोड़ सकता हूं। मुझे जिसने वो फंक्शन बनाया है उसके ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। जब भी मुझे किसी दूसरे नंबर का कॉल करना पड़ेगा, मैं आराम से इस फंक्शन को कॉल करूंगा, अपने हिसाब से नंबर दूंगा और उसके बाद मुझे आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूजर से इनपुट लोगे। जब भी आप चाहोगे कि ये फंक्शन कॉल करते वक्त आपको यूजर से किसी वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी, अगर आप ए और बी की वैल्यू नहीं दोगे तो यहाँ पे ये बताएगा क्या, कुछ भी नहीं बताएगा। अगर आपने यहाँ से ये वैल्यू हटा दिया, ए और बी को कोई वैल्यू ही नहीं दी है, आपने बस इस फंक्शन को उठा के कॉल कर लिया, तो जब ए और बी में कुछ है ही नहीं तो यहाँ पे क्या आएगा, कुछ भी नहीं। सब में क्या आएगा, कुछ भी नहीं। नॉट अ नंबर, एन एन का फुल फॉर्म है नॉट अ नंबर, है ना। आप ये 2 नंबर को जोड़ रहे हो तो आप कुछ दे तो रहे ही नहीं हो, तो नॉट अ नंबर आ गया। लेकिन भैया अगर आप कुछ भी दे दो तो ये आपको आउटपुट दे देगा, है ना। 10 और 0 का एडिशन कितना हो गया, 10, तो वो उसको आपको प्रिंट करके दे दिया। अब यहाँ पे एक चीज और देखो। अब आप बोल रहे हो कि नहीं यार, मैं भी ऐसा ऐसा तो होगा नहीं कि भाई मैं फंक्शन लिख रहा हूँ और सामने वाला अपने मर्जी से कुछ यूजर कुछ भी वैल्यू दे रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि या कभी कभी क्या हो रहा है कि किसी कोई वैल्यू नहीं दे रहा, जैसे अभी हमने देखा था एन एन आया था ना। ये अगर मैं इसी फंक्शन को कॉल करूं, ठीक है, और इसमें मैं अगर कुछ भी वैल्यू नहीं देता हूं तो क्या आया था, एन एन आया था, यहाँ पे एन एन आया था। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मान लो अगर कोई ऐसा बंदा है जो गलती से ये नंबर देना भूल गया या फिर इंटेंशनली वो देना भूल गया, है ना, तो एक बाय डिफॉल्ट नंबर ले लो कि अगर कोई नहीं दे रहा है तो ये 10 को डिफॉल्ट तरीके से ले ले कि ए में 10 है और बी में चलो 20 कर देते हैं, है ना। कुछ यहाँ से डिलीट हो गया क्या, अच्छा यहाँ हो गया। ए में 10 है और बी में क्या है, 20 है। इसका मतलब समझो कि अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 4 देता हूँ एंड 5 देता हूँ, ठीक है, तब तो ये 9 देगा। 4 और 5 को सम करेगा और सम में डालेगा और इसको प्रिंट करेगा, है ना, 9 देगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं दिया, अगर मैं भूल भूल गया देना, तो ये बाय डिफॉल्ट 10 और 20 को लेके सम करके 30 प्रिंट करके दे देगा। तो ये हम लोग दे रहे हैं डिफॉल्ट वैल्यू, फंक्शन के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू। कभी कभी हो सकता है ऐसा कि कोई नंबर देना भूल जाए, है ना, तो उस समय आप ऐसा नहीं मतलब आपका फंक्शन रन ही नहीं कर रहा है, उससे अच्छा है कि आप उसको कुछ डिफॉल्ट वैल्यू दे दो, है ना। कंसोल तो चलो ठीक है, बीच में प्रिंट आप करवा दोगे या कंडीशनल स्टेटमेंट, वो जब आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे ही। लेकिन एक आप डिफॉल्ट वैल्यू दे दे रहे हो कि अगर फंक्शन में अगर आपने कोई भी वैल्यू अगर प्रोवाइड नहीं करा है तो वो आपको एक डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे दे रहा है। डिफॉल्ट वैल्यू को लेकर उसको उसके ऊपर ऑपरेट करके वो जो आउटपुट है वो आपको निकाल के दे रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं। आप चाहो तो सिर्फ एक वैल्यू को ही दो, आप चाह रहे हो कि सिर्फ ए में 10 होना चाहिए, बी में हम नहीं जानते क्या है, तो भी आप रन करोगे तो भी वो चलेगा। सॉरी सॉरी, ये बी में देना ही पड़ेगा। बी में चूंकि जब भी हम लोग
वेरिएबल को जब डिक्लेयर करते हैं तो उसमें जो डेटा टाइप होता है, जैसे मान लो ए में मैंने अगर 10 डाला, ठीक है, तो वो 10 क्या हो गया, एक नंबर डेटा टाइप हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ये देख लो कि मैंने ए और बी में क्या डाला, ए और बी में मैंने डाला 10 और एक में डाला 20, तो ये क्या देना चाहिए, 30 देना चाहिए प्रिंट में, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि आप बार बार नंबर ही दो, किसी ने 10 और ए डाल दिया तो क्या होगा। तो ये एक नंबर डेटा टाइप है और ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया, सॉरी, है ना, ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया। तो नंबर में स्ट्रिंग कैसे जुड़ेगा, नहीं जुड़ सकता। तो इस केस में क्या देगा, ये अनएक्सपेक्टेड आउटपुट देगा, ये इस तरीके से जोड़ के दे दिया। यहाँ पे आप चाहो तो ये भी अगर कोई चाहे तो कुछ और वैल्यू को दे दे। तो डेटा टाइप का सेम होना जरूरी है ना। नंबर है, अगर अगर आप एडिशन करो तो दो नंबर को ही जोड़ोगे ना, तो दो नंबर, दोनों नंबर ही होना चाहिए। तो अगर आप ए में अगर आप एक डिफॉल्ट वैल्यू दे रहे हो और बी में आप कुछ भी वैल्यू दे रहे हो, तो बी को तो ये इसी तरीके से कंसिडर करेगा ना, तो उसमें एडिशन कैसे करेगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वो नॉट अ नंबर आया था, ठीक है। यह है समझ में कि ये हमने क्या किया, यहाँ पे नंबर की जगह कुछ और भी दे दिया। यहाँ पे चाहे, यहाँ पे कोई होता तो ट्रू फॉल्स भी दे देता कि भाई डेटा टाइप ही है ना, तो कुछ भी दे दो। अब यहाँ पे मान लो अगर ट्रू और ए दे देते तो क्या आता, सॉरी इसको स्ट्रिंग में डालना था। कोई भी टेक्स्ट अगर आप लिखो तो उसको स्ट्रिंग में लिखना। तो ये देखो, ये कुछ और आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर मान लेते हैं, अगर अपन बुलियन डालते हैं, बुलियन वैल्यू, यहाँ पे अगर अपन फॉल्स डालते हैं तो क्या आता है, ट्रू फॉल्स। कुछ भी अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आ सकता है ना। तो उसके उससे बचने के लिए जो है सो हम लोग ट्राई करते हैं कि जिस भी डेटा टाइप का आपका है, वो पहले आप डेटा टाइप चेक कर लो कि क्या यहाँ पे सभी लोग जो है सो नंबर ही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। पहले अगर वो नंबर दे रहे हैं तो आप सब करो, अदरवाइज आप बोल दो कि भाई प्लीज प्रोवाइड नंबर। जैसे मतलब कंडीशन एक स्टेटमेंट यहाँ पे यूज होगा इफ का, लेकिन वो अभी हम लोग पढ़े नहीं है, वो जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे। तो ये था फंक्शन, ये है इसको बोलते हैं पैरामीटर्स। जब आप फंक्शन बनाते वक्त, जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो उसके ओपन उसके स्मॉल पैरेंथेसिस के बीच में, तो उसको बोलते हैं पैरामीटर। इसका नाम क्या हो गया, ये ए एक पैरामीटर है, बी एक पैरामीटर है। लेकिन जब आप उसको कॉल करते हो इस फंक्शन को, जैसे मैंने यहाँ पे कॉल किया और जब मैं वैल्यू दे रहा हूँ, उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। बहुत यूजफुल टर्म है, बहुत बार यूज होता है। जब आप काम करोगे तो कोई बोलेगा आपकी, आपको इसका आर्ग्यूमेंट चेंज करो, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो इसकी बात कर रहा है। जो आप जब आपने फंक्शन को कॉल किया और उस समय जब आपने वैल्यू प्रोवाइड की, तो ये होता है आर्ग्यूमेंट। तो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप पता चला यहाँ पे आपने आके चेंजेस करने लग गए, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है। ये हो गया आर्गुमेंट। पैरामीटर और आर्गुमेंट लगभग सेम ही समझ लो, क्योंकि पैरामीटर की ही वैल्यू होती है आर्गुमेंट। ए की वैल्यू यहाँ पे आई ट्रू, बी की वैल्यू यहाँ पे आई फॉल्स। क्योंकि फंक्शन डिक्लेयर करते वक्त ये वेरिएबल जब मैंने दिया तो इसका एक नाम दे दिया पैरामीटर। और जब उस फंक्शन को कॉल करूंगा और इस जो वेरिएबल है इसकी जब मैं वैल्यू दूंगा, तो वो हो जाएगा आपका आर्गुमेंट। वो आर्गुमेंट कहलाएगा। ट्रू फॉल्स ये आर्गुमेंट है यहाँ पे, ए और बी ये पैरामीटर है, ठीक है। तो ये क्या था, ये अपन ने पढ़ लिया फंक्शन। इसके कुछ एग्जांपल्स है शायद, अगर देखते हैं इसमें। जैसे आपने कर लिया था, और कुछ बताना था इसमें फंक्शन में, तो और मुझे नहीं लगता कि कुछ है इसमें। हाँ, अब एक चीज और आप देख लो, ये शायद सही था। चलो मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो नंबर को जोड़ने का एक फंक्शन बनाया, सम ए प्लस बी, और ये कर रहा हूँ मैं प्रिंट, ठीक है। अब मैं एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर रहा हूँ, लेट रिजल्ट, ठीक है, मान लेते हैं रिजल्ट। रिजल्ट में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस नंबर को, मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। यानी अब ये फंक्शन को जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये फंक्शन अब रन होगा, है ना। और इसमें मैं वैल्यू दे रहा हूँ 10 को और 20 को दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जब फंक्शन कॉल होगा तो कितना प्रिंट होगा यहाँ पे, 30 प्रिंट होगा, है ना। कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी करेगा, है ना। तो ए ये हो गया, बी ये हो गया, 10 प्लस 20 30, और वो सम में गया और सम को मैंने प्रिंट कर दिया, यहाँ पे 30 आएगा। देख लेते हैं रन करके, 30 आ गया, है ना। अब एक चीज और देखो,
अभी मतलब समझना इसको कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मतलब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि अभी मैंने क्या किया कि इस फंक्शन को कॉल किया और 10+20 को ऐड करके यहाँ पे 30 प्रिंट हो गया, ये कंसोल डॉट लॉग के कारण ये प्रिंट कर दिया, कंसोल डॉट लॉग ने इसको प्रिंट किया। और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर मैं इसकी जो इसका आउटपुट आएगा वो इसको मैं इसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ, असाइन कर रहा हूँ, यही ना। ये वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसके अंदर मैंने ये वैल्यू को असाइन करा है, जैसे अभी तक अपन करते आए थे, लेट ए इक्वल्स टू, है ना, इस तरीके से अपन करते आए थे ना कि लेट ए इक्वल्स टू 30। तो इसका मतलब 30 को मैंने ए के अंदर असाइन कर दिया, ये वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए था, तो ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, ये वेरिएबल का नाम हुआ, और इस वेरिएबल में इसका जो आउटपुट आएगा वो मैं इसके अंदर असाइन कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब देखते हैं कि ये प्रिंट करके क्या देता है। अब जब मैं इसको रन किया, ठीक है, तो ये 30 प्रिंट किया, क्यों? क्योंकि ये फंक्शन कॉल हुआ, और ये फंक्शन जब कॉल हुआ तो यहाँ पे सम हुआ, और ये कंसोल डॉट लॉग से ये 30 आया। तो ये 30 किस में भी, 30 रिजल्ट में भी आ गया है क्या? देखते हैं, क्योंकि मैंने तो यही किया है कि रिजल्ट के अंदर इससे जो वैल्यू आएगी वो रिजल्ट के अंदर असाइन हो जाए। तो अब जब मैं प्रिंट करूं रिजल्ट को, तो क्या आना चाहिए? ये फंक्शन को मैंने कॉल किया, ये 30 आया, यहाँ पे मुझे दिख रहा है आउटपुट में क्या आया, 30 आया, तो ये 30 क्या रिजल्ट में असाइन हुआ? चेक करते हैं रिजल्ट को प्रिंट करके, देखते हैं कितना है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो 30 आना चाहिए, और उसके बाद आना चाहिए कि रिजल्ट में क्या है, क्योंकि 30 इसके कारण आएगा, इस कंसोल डॉट लॉग के कारण, और रिजल्ट में क्या वैल्यू है वो इस कंसोल डॉट लॉग के कारण आएगा। तो अब दो वैल्यू आनी चाहिए, 30, और इस रिजल्ट में भी जहां तक मैं सोच रहा हूँ कि वो 30 आना चाहिए। तो देखते हैं क्या 30 आता है कि नहीं। शायद इसे आना चाहिए अनडिफाइंड। अब ये अनडिफाइंड क्यों है, जबकि अभी तक तो हम लोग यही देखे हैं कि जब भी हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जब भी हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसके अंदर अगर हम कुछ भी वैल्यू देंगे तो, और जब हम उसको प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग को, तो ये क्या प्रिंट करता था? जो इसके अंदर वैल्यू के अंदर रहता था, तो ये 0 प्रिंट करता। एग्जाम्पल के तौर पे एक बार हम यहाँ पे भी देख लेते हैं कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल के अंदर अगर मैं 10 डाल रहा हूँ, और अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा कंसोल डॉट लॉग, है ना, और अगर मैं ए को प्रिंट करूंगा तो ये क्या प्रिंट करके देगा? 10। अभी मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, इसको अभी नहीं चलाते हैं, ठीक है। अभी मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ, तो इसके इसके अनुसार तो 10 प्रिंट होना चाहिए, है ना, 10 प्रिंट हो गया। तो ए के अंदर जो भी मैंने असाइन करी वो प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे क्यों नहीं किया? ये भी तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और इसके अंदर मैं इन दोनों का सम को जो है सो असाइन कर दिया, लेकिन यहाँ पे तो जब मैं ये कर रहा था तो वो तो अनडिफाइंड बता रहा है, तो ऐसा क्यों हुआ? अब मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ और ऊपर वाले को रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अनडिफाइंड क्यों आया? अब इसको मैं हटाता हूँ, अभी अनडिफाइंड आ रहा था, अब मैं इसको करता हूँ रिटर्न। रिटर्न क्या? सम। सम को, जो भी सम में आपका आया है 30, जो यहाँ पे रन करोगे आप, है ना, 10+20, 10+20 ये आया सम में 30, और इसी 30 को आप मुझे रिटर्न कर दो। और बाकी और मैंने कुछ चेंज नहीं किया, ठीक है, बस मैं वहां कंसोल डॉट लॉग को हटा के यहाँ पे बस मैंने रिटर्न यूज किया। लेट्स सी कि अब क्या आता है। अब क्या आ गया? ये 30। आपको लग रहा होगा कि शायद वो ये दे रहा है ना, लेकिन ये नहीं दे रहा है, वो दे रहा है ये वैल्यू। देख लेते हैं, मैं बोल रहा हूँ रिजल्ट इज एज, है ना, और इसके अंदर मैं डाल दे रहा हूँ किसको? रिजल्ट को, ठीक है ना। अब समझ में आया ना कि ये वैल्यू प्रिंट हो रही है ना, ये रिजल्ट के अंदर जो था वो 30 आ गया यहाँ पे, और रिजल्ट इज एज ये था, लेकिन ये नहीं था, ठीक है। अब कैसे हो गया? अब सिर्फ मैंने कंसोल यहाँ से हटा दिया, अब यहाँ पे अब फिर से मैं यहाँ पे कंसोल डाल रहा हूँ, जो अभी तक हम लोग यूज करते आए हैं। कंसोल के अंदर मैंने सम को डाल दिया, ये भी प्रिंट करके दे रहा है मुझे, है ना। अब आया यहाँ पे अनडिफाइंड, तो ये डिफरेंस है, मतलब हम लोग ये देख रहे थे कि यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड कर क्या रहा है,
है ना। ये मत सोचो कि अपन कुछ और पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रिटर्न कीवर्ड कितना हेल्प कर रहा है आपको आपके फंक्शन की वैल्यू को स्टोर करने में। जो नया वेरिएबल आप बनाए हो, यहाँ से इसके अंदर वो असाइन हो जाए, उसके लिए आपको रिटर्न कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक वेरी जो मतलब जब भी आपने ये दो नंबर दिया 10 और 20, इसको ऐड किया, सम आया, और सम को आप रिटर्न कर रहे हो, कहने का मतलब कि ये फंक्शन जब भी रन होगा, आपको ये जो सम में जो वैल्यू आया वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अब ये देखो, अब मैं इस कंसोल डॉट लॉग को हटा रहा हूं और मैं इस फंक्शन को प्रिंट कर रहा हूँ, सिर्फ इस फंक्शन को प्रिंट कर दिया। इस फंक्शन को मैंने कॉल किया, 10 और 20 दिया, लेकिन ये मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये आपको बस रिटर्न कर रहा है। वो बोल रहा है कि आप ले लो, लेकिन आप ले नहीं रहे हो। लोगे कैसे? तो पहले आप इसको एक वेरिएबल, या तो आप इसको कंसोल जो भी वो दे रहा है वो आपको अगर चेक करना है तो आप उसको प्रिंट करा के ही चेक करोगे ना। तो या तो जो ये दे रहा है उसके बाद जो उसको जो है सो कंसोल डॉट लॉग के अंदर डाल के आप प्रिंट करो, है ना। तो तब आ जाएगा 30, क्योंकि ये आपको दे रहा था, और ये आपको जब वो दिया 30 तो उसके बाद आपने उसको प्रिंट कर दिया, तो ये प्रिंट हो गया। लेकिन जब मैं ये कंसोल डॉट लॉग हटा के जब मैं सिर्फ इस फंक्शन को कॉल कर रहा था, तब मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये आपको दे रहा है लेकिन आप उसको प्रिंट नहीं करवा रहे हो। कहीं भी आपने प्रिंट करने के लिए कुछ भी नहीं लिखा है, कहीं पे भी आपने देखा मैंने क्या बोला, कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करने के लिए होता है, यहाँ पे प्रिंट होगा। आपने कहीं भी कंसोल डॉट लॉग तो यूज किया ही नहीं, तो प्रिंट क्या करेगा? कुछ भी नहीं, है ना। तो लेकिन इसके पास जब भी मैंने इस फंक्शन को रन किया, तो इसके पास अब इतना पोटेंशियल है कि अब वो इसके सम को यानी 30 को वो आपको दे पाए। बस आपको लेना है। तो आप लेने के लिए कैसे करोगे? लेते किसमें है? कंटेनर में। कंटेनर क्या हो गया? वेरिएबल। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करो यहाँ पे कि लेट रिजल्ट इक्वल्स टू, जो भी इसमें आया वो इसमें आ जाओ, है ना। जो भी इसमें आया, जो ये रिटर्न किया, जो भी सम 30 को जो ये रिटर्न किया, वो अब आप इसमें ले सकते हो, क्योंकि अब ये फंक्शन आपको देने के लिए तैयार है, कि ये रिटर्न करने के लिए तैयार है। जब ये रिटर्न करेगा तभी तो आप लोगे। ये देना ही नहीं चाहेगा, ये आप इसको आप बोलोगे ही नहीं कि रिटर्न करो, तो वो कैसे देगा आपके रिजल्ट में? कैसे वो वैल्यू को असाइन करेगा? तो इसलिए रिटर्न कीवर्ड याद रखना। अगर आपको फंक्शन से कुछ भी वैल्यू ऐसी लेनी है जो आपको आगे जाके यूज आए, अब मैं अगर इसको रन करूंगा तो रिजल्ट के अंदर 30 प्रेजेंट हो जाएगा, और अगर मैं इसको प्रिंट करके आपको दिखाऊं, है ना, तो इसके अंदर आपको 30 दिखेगा। अब अनडिफाइंड नहीं बताएगा ये, है ना। तो अब इस वैल्यू को आप कहीं भी यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हैं? एक एग्जांपल उसका भी देख लेते हैं। चलो, ये मैंने बोल दिया कि सम ऑफ टू नंबर तो मिल गया, मेरे पास एक फंक्शन है। मैं बोल रहा हूँ एक और फंक्शन बनाओ जिसमें आप सब्ट्रैक्ट करो, सब टू नंबर। ठीक है, सब टू नंबर। मैं बोल रहा हूँ कि अब एक और फंक्शन बना दो जो दो नंबर को घटाए, और यहाँ पे आपने बोला ए और बी, दो नंबर आप लोगे यूजर से, और इसके अंदर आपने सब्ट्रैक्ट का फॉर्मूला लिख दिया, सब इक्वल्स टू ए माइनस बी। जो ए में वैल्यू दे और जो बी में वैल्यू दे उसको, जैसे मान लो ए में मैंने 10 दिया, बी में 2 दिया, तो 10 में से 2 करके उसको घटा के उसको सब में डाल दो, और अरे उसको सब में डाल दो और उसको रिटर्न कर दो। रिटर्न कर दो किसको? सबको। यानी इस फंक्शन को इतना एलिजिबल बना दो कि जब वो परफॉर्म कर ले उसके बाद ये वैल्यू जो इसमें आई है वो आपको दे पाए, रिटर्न कर पाए। ठीक है। अब ये फंक्शन बना दिया तो ये चलेगा तो है नहीं, क्योंकि आपने कॉल तो किया नहीं है अभी तक। तो इसको कॉल करते हैं और इसको सबसे पहले हटाते हैं। मैंने कि अब ये लाइन समझो। मैंने पहला फंक्शन को कॉल किया, दो नंबर को जोड़ा, उसको मैंने रिजल्ट में डाल दिया। ये अभी 30 प्रिंट हुआ था, यानी रिजल्ट में 30 आ चुके हैं। अब मैं दूसरा फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। किस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ? सब टू नंबर। ठीक है। इसके अंदर क्या देना है? मुझे दो नंबर देना है। दो नंबर, पहला नंबर मैं चाह रहा हूं कि जो भी रिजल्ट में आए, जो नंबर यानी जो ये 30 आया है, वो यहाँ पे आए पहला नंबर के तौर पे, और दूसरे नंबर में मैं दे रहा हूं उसको 10। तो अब क्या करेगा? जब 10 और 20 होके ये सम आया, यहाँ पे सम टू नंबर को फंक्शन को जब कॉल किए थे, उसमें 10 और 20 सम में गया, ये रिटर्न किया 30। 30 किस भी असाइन हो गया?
रिजल्ट वाले वेरिएबल में, रिजल्ट में 30 है अभी रखा हुआ। अब मैं इस फंक्शन को कॉल किया यहाँ पे। इस फंक्शन को कॉल में जब मैं पहला नंबर था, जो मुझे ए की वैल्यू देनी थी, वहां पे मैंने ये इसी रिजल्ट को डाल दिया कि अगर कोई यहाँ पे 20 और 20 डाले तो रिजल्ट में ऑटोमेटिक 40 आ जाए और यहाँ पे 40 लिखा जाए और 40 और 10 का सब्ट्रैक्शन हो। ना कि हम यहाँ पे अगर अगर मान लो मैं इसको 40 या 50 डाल दूं तो ये हर बार तो 50 और 10 का ही सब्ट्रैक्शन देगा ना, मैं कितनी बार भी यहाँ पे रन करूं। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि वो डायनेमिकली वो एक वैल्यू ले कि जो भी वैल्यू रिजल्ट में आए बस उस वैल्यू को यहाँ पे लाके रख दो, और दूसरी वैल्यू मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, या फिर चाहो तो इसको भी किसी फंक्शन के रिटर्न में जो भी आए उसको यहाँ पे ले लो। चलो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, रिजल्ट को भी इसमें भी ले लेता हूँ कि रिजल्ट में 30 है और यहाँ पे भी 30 है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसको चलो प्रिंट करके देख लेते हैं कि क्या ये 0 दे रहा है। कि अगर सेम नंबर को अगर आप घटाओगे सेम नंबर से, है ना, 10 में से 10 घटाओगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये कायदे से 0 देना चाहिए, तो 0 दिया आपको, है ना। यहाँ पे अगर आप 10 लिख दोगे तो रिजल्ट में क्या आया, 30 आया। 30 में से 10 घटेगा तो कितना आएगा, 20 आएगा, क्योंकि इसी नंबर को आप यहाँ पे दे रहे हो। तो ये आपके साथ तभी पॉसिबल है जब आप रिटर्न कीवर्ड का यूज करोगे। कंसोल का कीवर्ड सिर्फ यहाँ पे देखने के लिए, आपके समझने के लिए यूज करते हैं। मतलब जब आप कोड लिख रहे हो तो ये तो छोटे छोटे कोड है ना यार। जब बड़े, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिख के बता रहा हूँ ताकि आप देख पाओ, आप समझ पाओ। ठीक उसी तरीके से हम लोग जब खुद के लिए भी जब कोडिंग करते हैं ना, कि जब किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो भी हम लोग कंसोल डॉट लॉग यूज करते हैं ताकि हम भी जब कोड लिख रहे हो लंबे लंबे तो उस समय मुझे समझ में आए कि जब वो रन हो रहा है तो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहा है ना। मैं हर दूसरे लाइन के बाद कोड लगा दूं, कंसोल डॉट लॉग लगा दूं, ताकि मुझे पता चले कि जब मैं उसको रन करूं तो अच्छा अभी तक तो सही चल रहा है, अब आगे देखते हैं। फिर उसके बाद सही चल रहा है कंसोल डॉट लॉग से आप एक बार डीबगिंग के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वैल्यू लेना है किसी भी फंक्शन से तो उसके लिए आपको रिटर्न कीवर्ड का यूज करना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से मैंने समझा दिया कि रिटर्न कीवर्ड हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं। रिटर्न और कंसोल डॉट लॉग में अंतर क्या है। कंसोल डॉट लॉग सिर्फ प्रिंट करता है, यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करेगा आपके लिए, उसके अलावा उस वैल्यू का आप यूज नहीं कर पाइएगा जब तक आप रिटर्न कीवर्ड यूज नहीं करते हैं। ठीक है, रिटर्न कीवर्ड यूज करना जरूरी है अगर आप चाह रहे हो कि कोई भी फंक्शन जब रन हो तो वो आपको कुछ वैल्यू दे पाए, जिस वैल्यू को आप किसी भी कंटेनर में किसी भी वेरिएबल में स्टोर करो ताकि उसको बाद में यूज कर पाए। ठीक है, ये था रिटर्न कीवर्ड। अब एक चीज और देखते हैं। अब जैसे ये सम टू नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक फंक्शन है, ये मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है जो दो नंबर को ऐड करके आपको एक वैल्यू रिटर्न करके देता है। तो अगर मुझे रन करना हो तो मैं क्या करूंगा, सम टू नंबर, इस फंक्शन को कॉल करूंगा, नंबर दूंगा 10 20 नंबर दिया। ये अभी मैं रन करूंगा तो कुछ भी चलेगा बट प्रिंट नहीं होगा क्योंकि अभी कहीं भी कंसोल डॉट लॉग यूज नहीं हुआ है ना। तो ये रन होगा लेकिन ये आपको आउटपुट में कुछ देगा नहीं। आउटपुट में कुछ चाहिए तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग, है ना। आपको प्रिंट करना है ना, कंसोल डॉट लॉग करो। जो भी इसके बाद जो वैल्यू आई है वो इसको इसके रन होने के बाद जो वैल्यू आई है वो उसको प्रिंट कर देगा। कंसोल डॉट लॉग किया हमने, अब ये वैल्यू को प्रिंट कर दिया 30। ठीक है, ये था नॉर्मल फंक्शन जो हम लोग ये एक सिंटैक्स हो गया फंक्शन क्रिएट करने का। आप फंक्शन कीवर्ड यूज करोगे, नाम दोगे, पैरामीटर्स दोगे। ये पैरामीटर्स है एज डिस्कस्ड, हम लोगों ने बता दिया कि जब आप फंक्शन डिक्लेयर करते हो और वेरिएबल कुछ चाह रहे हो यूजर से, कुछ वैल्यू चाह रहे हो तो आप पैरामीटर बताते हो कि ये दो पैरामीटर है इस फंक्शन के, यानी इस फंक्शन को बुलाना है तो ये दो पैरामीटर की वैल्यू आपको देनी पड़ेगी, ए और बी की वैल्यू देनी पड़ेगी, तभी ये सही तरीके से काम करेगा। नहीं तो कुछ भी अनएक्सपेक्टेड आउटपुट देगा, जैसे हमने देखा था NaN, है ना, कुछ भी दो स्ट्रिंग थे तो मतलब चलो वो सब तो बात की बात है। लेकिन ये दो पैरामीटर्स है, जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे ए और बी की वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। तो ये मैंने फंक्शन को कॉल किया और ये ए और बी की वैल्यू दी, और ये हो गया एक ब्लॉक ऑफ कोड, है ना, जिसके अंदर आपने अपना जो रीयूजेबल जो कोड था वो आपने लिखा। अब ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका एरो फंक्शन है।
जैसे ये एक, अगर मैं लाइन ऑफ कोड को लेके चलूं, इसको मैं हटा देता हूँ। ये फंक्शन बनाया एक तरीका, ये भी वही फंक्शन है, ये भी ए और बी को जोड़ के ही दे रहा है, ये भी आपसे ए और बी मांग रहा है। इस फंक्शन का नाम ऐड है, इस फंक्शन का नाम सम टू नंबर था, लेकिन काम ये दोनों ही कर रहा है ना। ये है एरो फंक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग एरो फंक्शन। कैसे समझेंगे कि ये एरो फंक्शन है? कहीं से दिख रहा है क्या इसमें कहीं एरो बना हुआ? एरो बना हुआ दिख रहा है क्या कहीं? नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना यहाँ पे। तो इसलिए इसको बोलते हैं एरो फंक्शन। फंक्शन बनाने का एक तरीका ये होता है फंक्शन लिखने का, कि आप ये फंक्शन आप बता दिए कि ये एक फंक्शन है। जैसे ये फंक्शन कीवर्ड आपको ध्यान रख बता, ये आपको भी बता रहा है और जावास्क्रिप्ट को भी बता रहा है कि ये अब जो है ये एक फंक्शन है। ठीक उसी तरीके से ये जो सिंबल है ये बता रहा है कि ये एक एरो फंक्शन है। ध्यान रखना, ये लेस देन इक्वल टू का सिंबल नहीं है। कंपैरिजन ऑपरेटर में ये ग्रेटर देन का सिंबल होता है, ये लेस देन का सिंबल होता है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल होता है, ये नहीं है, ठीक है। और ये लेस देन इक्वल टू का सिंबल होता है, ये उल्टा एरो है। और यहाँ पे ये सीधा एरो है, ठीक है। तो ये दो सिंबल ध्यान में रहे, है ना, कहीं इसके इसको ये मत पढ़ लेना कि ये एरो फंक्शन है। ये एरो फंक्शन नहीं है, ये लेस देन इक्वल टू का सिंबल है, और ये है एरो फंक्शन। दोनों का सिंबल लगभग सेम है, बस उल्टा डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, तो ये है आपका एरो फंक्शन। क्योंकि ये एरो के जैसा दिख रहा है इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं एरो फंक्शन। ये हो गया इस फंक्शन का नाम, ये नाम हो गया। जैसे यहाँ पे सम टू नंबर ये एक नाम था इस फंक्शन का, उसी तरीके से ये ऐड उस फंक्शन का नाम हो गया। फंक्शन बनाते वक्त अगर मुझे कुछ वैल्यू यूजर से लेनी होगी तो उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पैरामीटर्स, जैसे ऊपर में हमने देखा था। लेकिन जब फंक्शन को कॉल करेंगे तब जब मैं ए और बी की वैल्यू दूंगा तो वो क्या कहलाएगा? आर्ग्यूमेंट कहलाएगा, ठीक है। चलो अब ये फंक्शन तो मैंने बना दिया कि हाँ चलो ये एक फंक्शन है। मैंने बोल दिया कि भाई ये समझ लो कि ये एक फंक्शन है, इसका सिंटैक्स ध्यान में रखना बस। ऐसा नहीं होता कि ये कुछ अलग है, इसके बाद अगर मैं कुछ और अलग एरो फंक्शन में लिखूंगा तो उसका सिंटैक्स अलग होगा, नहीं। सिंटैक्स हमेशा किसी भी फंक्शन का सेम ही रहेगा। जैसे इसका फंक्शन से ही स्टार्ट होगा, नाम दोगे आप, पैरामीटर्स दोगे, अगर पैरामीटर्स है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसमें कुछ भी मत दो। डिफॉल्ट देना है डिफॉल्ट दे दो। तो ये एक सिंटैक्स है, ये हमेशा इसी तरीके से ही डिफाइन होगा। ठीक उसी तरीके से एरो फंक्शन भी किस तरीके से डिफाइन होगा? जैसे आप नेम दे दिए कुछ, है ना। फंक्शन का नाम देना आपको जरूरी है। तो जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे बोल दिया कि यहाँ पे जैसे यहाँ सम टू नंबर था ना, अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ ऐड टू नंबर, है ना। ऐड टू नंबर ये एक फंक्शन का नाम हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे वेरिएबल बताऊंगा कि मुझे दो नंबर चाहिए यूजर से, ठीक है। उसके बाद अब मैं एरो फंक्शन दूंगा, ये है सिंबल कि अब आपका मेन कोड एग्जीक्यूट होगा, जो रीयूजेबल कोड था, है ना। जो यहाँ पे ये जो रीयूजेबल कोड है वो अब यहाँ पे देना है। ये एक सिंटैक्स हो गया। जैसे ये हटा दूं अगर मैं, तो ये एक फंक्शन नॉर्मल फंक्शन का सिंटैक्स हो गया। बीच में यहाँ पे अब आप रीयूजेबल जो कोड था वो आप लिख रहे थे, ठीक उसी तरीके से ये अब एरो फंक्शन का सिंटैक्स है। अब जो भी कोड लिखना है आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे क्या हमको चाहिए था? ए और बी को ऐड करो। बाय डिफॉल्ट एरो फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड लगा हुआ होता है। यहाँ पे आप लिखे हो चाहे नहीं लिखे हो, यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड है ऑलरेडी, यूज किया हुआ है। एग्जाम्पल जैसे अभी हम लोग देख लेंगे। तो चलो इस फंक्शन को कॉल करते हैं, है ना। इस फंक्शन को कॉल किए, फंक्शन तब तक रन नहीं होगा जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे, चाहे वो एरो फंक्शन हो नॉर्मल फंक्शन हो। तो ये एरो फंक्शन है, ये तब ही रन करेगा जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे। कॉल किया, क्या देना है? पैरामीटर्स की वैल्यू देनी है, ए और बी की वैल्यू। तो मैंने दिया 10 और फिर मैंने दिया 20, ठीक है। 10 और 20 दिया, इस वाले फंक्शन को बुलाया मैंने और इसमें 10 और 20 दिया, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। कायदे से अब ये कितना देगा? 30 देगा। और ये रिटर्न बाय डिफॉल्ट करता है, अभी मैंने बोला यहाँ पे लिखा नहीं है, बट ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट रिटर्न स्टेट में ही रहता है। तो अगर मैं इसको अब प्रिंट करूं तो बाय डिफॉल्ट ये 30 देगा ही मुझे। पहले इसको हटा देता हूँ मैं, इसको कहीं एरर ना दे दे, ठीक है।
और इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको लगे कि सिर्फ ये फंक्शन रन होगा। ठीक है, मैं इसको करता हूँ रन, आ गया 30। अगर मैं इसको यहाँ पे और कुछ भी चेंज कर देता हूँ 20, तो अब आ जाए 40, है ना। तो ये भी उसी तरीके से काम कर रहा है। बस ये ध्यान रखना यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे आए और यहाँ पे रिटर्न लिख दिया, है ना, कि अरे ये रिटर्न नहीं कर रहा है, अरे सर ने बोला था कि रिटर्न करना है तभी आपको वो स्टोर कर पाओगे। यहाँ पे ऐसे करोगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न ऑलरेडी डला हुआ है, ये रिटर्न आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो ये था एरो फंक्शन, बहुत कम यूज होता है, लेकिन टेस्टिंग में आपको मोस्टली जो है सो एरो फंक्शन देखने पड़ेंगे प्लेराइट में। जब आप प्लेराइट जब सीखोगे ना, तो उस समय आपको बहुत बार एरो फंक्शन दिखेंगे। वहां पे लॉजिक रीजन भी है उसका, क्योंकि वो तो अपन उसी समय देखेंगे, बट एरो फंक्शन, लेकिन जावा स्क्रिप्ट का यूज करके अगर आप कोई कोड लिख रहे हो तो बहुत कम ऐसा चांस है कि आप एरो फंक्शन बनाओगे। मोस्टली ऐसे ही फंक्शंस के सिंटैक्स बनते हैं। ये मैंने आपको बताया ताकि कहीं आप देखो तो आपको ये समझ में आए कि ये एरो फंक्शन है, ये एक तरीके का फंक्शन है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाए कि पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है। ऑब्वियसली कोई भी कंफ्यूज होगा, किसी को जल्दी समझ में नहीं आया कि ये लिखा हुआ क्या है। यहाँ पे मुझे 2 पैरामीटर चाहिए थे, अगर मान लो कि मुझे सिर्फ एक ही पैरामीटर चाहिए होते, उसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि मैंने बोला कि कॉन्स्ट स्क्वायर निकालो, स्क्वायर निकालो किसका, एक वैल्यू दूंगा। ठीक है, उसका जो है स्क्वायर रूट निकालो। तो एक वैल्यू जैसे मान लो कि मैं टू का सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर, टू का स्क्वायर कितना होता है, टू का स्क्वायर 4 होगा। कोई है क्या, एक सेकेंड। ठीक है, तो टू का स्क्वायर कितना हो गया, टू का स्क्वायर हो गया 4, है ना। तो 2 इंटू 2, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 इंटू 3, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 इंटू 4, 16, है ना। तो अगर मुझे स्क्वायर निकालना है, तो अगर मुझे एक्स का निकालना है, एक्स यहाँ 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है जो यूजर वो देगा, जो यूजर उसको वैल्यू देगा। अगर मुझे एक्स का स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, x इंटू एक्स, है ना। एक्स इंटू के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं, सॉरी, इंटू के लिए सिंबल करते हैं स्टार, और ये एक्स। ठीक, तो यानी इस ये जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, मुझे x की वैल्यू देनी पड़ेगी, और x क्या करेगा, मुझे स्क्वायर निकाल के दे देगा। ठीक है, तो अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, SQUARE, इसके इसको वैल्यू दूंगा कितना, मान लो मैं 5 देना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब ये जब प्रिंट करेगा तो, सॉरी, ये प्रिंट कब करेगा, जब आप कंसोल डॉट लॉग लगाओगे तभी तो, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 5 कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे किसी भी नंबर का दूं, है ना। तो एक पैरामीटर्स था, मुझे सिर्फ एक ही वैल्यू यूजर से चाहिए थी, इसलिए मैंने एक ही पैरामीटर को, मल्टीपल पैरामीटर था तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से दिए थे, ए और बी। और यहाँ पे अगर मैं ए इंटू बी कर दूं तो ये कितना अच्छा मल्टीप्लीकेशन का बन गया, नहीं, ये मल्टीप्लीकेशन फंक्शन बन गया। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको कॉल करूंगा तो यहाँ पे आपको 2 वैल्यू देनी पड़ेगी, 5 और 4 दे दिया हमने, तो ये दे देगा 20, है ना। तो 2 पैरामीटर, एक पैरामीटर, अगर पैरामीटर देना ही नहीं है, हाँ बोलो। भैया जब अपने को सिंगल पैरामीटर में हो रहा है तो फिर अपने को डबल का यूज क्यों करना है? रिक्वायरमेंट थी ना सिंगल पैरामीटर, जब मैंने मांगा तो उस समय स्क्वायर चाहिए था, तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ, तो बस मैं मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम एक नंबर बताओ जिसका मुझे, हाँ, मैं स्क्वायर बता दूं, तो तुमने बताया 5, तो तुमने मुझे कितना नंबर दिया, एक ही नंबर दिया ना। एक ही नंबर, तो हाँ। एक पैरामीटर पे काम हो गया। यहाँ पे 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना है तो 2 पैरामीटर्स चाहिए होंगे। अगर कोई बोल दे कि भाई 5 5 नंबर मैं आपको दूंगा, और उन पांचों नंबर का जो है सो मल्टीप्लीकेशन बताओ मुझे, ABCDE, तो तुम मुझे 5 नंबर दोगे, तो एक नंबर मैं इसमें डालूंगा, दूसरा इसमें डालूंगा, तीसरा इसमें, चौथा इसमें, पांचवा इसमें, और इसको अगर मल्टीप्लाई करना है तो सबको मल्टीप्लाई कर दिए। ओके। तो अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो मुझे कितने पैरामीटर्स की वैल्यू देनी पड़ेगी, 5 पैरामीटर्स की। तो अब ये मैं क्या दे रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ। फंक्शन बनाते वक्त जो आप देते हो वो होता है पैरामीटर,
जब आप वैल्यू दे रहे होते हो फंक्शन को कॉल करते आर्गुमेंट। वक्त, तो वो हो गया आर्ग्यूमेंट, है ना। तो अब ये पांचों नंबर को मल्टीप्लाई करके आपस में वो वैल्यू दे दिया, है ना। ओके। तो वो आपका रिक्वायरमेंट है कि आपको कितना वैल्यू सामने वाले से चाहिए। मुझे आपसे बस एक वैल्यू चाहिए थी स्क्वायर निकालने के लिए, तो मैंने बस एक पैरामीटर दिया, लेकिन जहां मुझे मल्टीपल वैल्यू चाहिए होगे सामने वाले से, तो वहां मैं मल्टीपल पैरामीटर्स दूंगा। आगे समझ में, ये समझ में आएगा कि यहाँ पे रिटर्न नहीं रहता है, रिटर्न यूज नहीं करते, ये बाय डिफॉल्ट होगा वहां पे, ठीक है। तो ये था क्या, फंक्शंस, एरो फंक्शंस। रिकॉर्ड मेरे ख्याल से मैंने स्टार्ट किया था ना। हाँ, ठीक है। तो फंक्शंस एंड एरो फंक्शंस हम लोगों ने देख लिया। थोड़ा सा मेरे ख्याल से फंक्शन में नहीं, खैर ठीक है, वो अभी जब हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट वगैरह पढ़ेंगे और लूप्स वगैरह देखेंगे, तो उस समय भी बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे उसके ऊपर। बट जो बेसिक है फंक्शन के लिए वो यही है, आपको कब रिटर्न कीवर्ड यूज करना है और कब नहीं करना है, वो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है। आपको लगता है कि फंक्शन से अगर कुछ वैल्यू को आप लेके आप स्टोर करना है जो बाद में आपको यूज होगा, आप रिटर्न कीवर्ड यूज करो, ठीक है। नहीं है तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई क्वेश्चन है अभी इस चीज में किसी को? पृथ्वी, हिमांश, बबीता, सोनल तो बोलती ही नहीं है, विकास कुमार, सुब्रता, रक्षित, कुणाल गोस्वामी, सूर्य कुमार, पता नहीं कौन कौन है। नहीं है कोई नहीं है कोई इशू, ठीक है। रिकॉर्डिंग जो है सो वो डाल दूंगा, एक बार देख लेना। बेस जितना आप इन सब चीजों को जितना आप रिवाइज करोगे ना, आपका बेस उतना ही मजबूत होगा। उसके बाद फिर अगर कुछ जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं भी करेंगे ना, अगर बाद में अगर वो चीज आपको दिखता भी है, तो ऐसा नहीं लगेगा कि आपको आप समझ नहीं पाओगे या आप कर नहीं पाओगे। आपको तोड़ मरोड़ ना आप समझ जरूर लोगे अगर आपका बेस अच्छा है तो। लेकिन अगर बेस सही नहीं रहोगे रखोगे तो क्वेश्चंस आएंगे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो एक एक टॉपिक पढ़ रहे हैं ना कि फंक्शन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है। जब आप कोडिंग में आओगे तो ये सभी चीज एक साथ आएंगे। तो जितना आप रिवीजन कर पाओ उतना अच्छा है। मैं तो बोलूंगा कि डेली आप ट्राई करो कि जो लास्ट क्लास जो हुआ था वो क्लास को एक बार रिवीजन कर लो, क्योंकि यहाँ पे भी मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार जो रिकैप तो है वो तो अपन कर ही लेते हैं, तो उससे पुराना जो भी कंसेप्ट रहता है वो समझ में आ जाता है। बट एग्जाम्पल्स वगैरह जो है ना, वो चीज आपको, वो चीज तो हर क्लास में बताना पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए आप एक बार आने से पहले देख लिया करो, ठीक है। भैया कल कौन सा टॉपिक रहेगा अपना? फंक्शंस खत्म हो गया। सोचा तो था कि आज ही एरे स्टार्ट कर लेंगे अपन। ये एरे जैसे पाइथन में लिस्ट होता है, जावास्क्रिप्ट में एरे होता है, देख लो ना, लिस्ट ऑफ आइटम्स, हम्म। है ना। तो एग्जैक्ट सेम है लगभग, है ना। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, है ना। ओके। ठीक है ना। ये वाला पीडीएफ शेयर करोगे ना ग्रुप पे? ये जो नोट्स है वो ऑलरेडी मैं शेयर करके रखा हूँ चैनल में, अच्छा। मतलब अपने व्हाट्सएप चैनल पे वो हाँ डला हुआ है, हाँ। पिन पिन किया हुआ है वो कमेंट पे, है नहीं, पीडीएफ तो लास्ट में देने वाला था ना मुझे, लाइक जावास्क्रिप्ट सारी कंप्लीट होने के बाद पीडीएफ। ना। लो, रामायण खत्म हो गया, तुम पूछ रहे हो सीता कौन है। और ये मैं क्या यहाँ पे लाइक क्लास करने थ्री, में लगा हुआ था इतनी देर क्लास से। टू और क्लास वन में ये पढ़ रहे थे, तो ये क्या मैं डिलीट कर दूं क्या? अरे क्यों पृथ्वी, ये क्या चल इसको रहा है? लाइक करने में मजा आ रहा था। नहीं, मैं हिमांशु को बोल रहा हूँ यार। अच्छा अच्छा। ये क्लास वन में इतना अपन ने पढ़ा था, है ना। क्लास टू यहाँ से स्टार्ट है, तो इसलिए मैंने डिवाइड करके रखा है, ताकि मतलब जब आप रेफर करो और किसी पेज पे हो और वो चीज समझ में ना आए, तो आपको समझ में आए कि ये क्लास थ्री में मिलेगा, तो आप गए चैनल पे, क्लास थ्री वाला जो है वो उठाया और वहां से देख लिया आपने, है ना। तो खोजने नहीं लग गया कि अपन ये पता नहीं ये कौन सी वीडियो में था, है ना। तो कुछ लोग मुझे क्लास 1 और 2 ज्वाइन ही नहीं किए थे। हाँ, तो उनके लिए अच्छा है कि क्लास वन और क्लास टू के अनुसार जो है सो आप वीडियो देख लेना जो भी शेयर कर दिए हैं। क्लास वन में जाओगे तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, क्लास टू में इन सब चीजों के बारे में पढ़े होंगे, क्लास थ्री में फंक्शंस के बारे में जैसा पढ़े, और क्लास फोर में भी फंक्शंस का कुछ पार्ट पढ़े हैं ना, एरो फंक्शंस वगैरह। तो इस तरीके से आप रेफर करके रिवाइज कर सकते हो। सबकी टेंशन रहती है पृथ्वी को। हम्म। तुम्हारी और छोड़ के।
मेरी भी किया करो चलो भाई। तो कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी? नहीं, आज का क्लियर था। विकास कुमार, बबीता जी।